टॉपिक है अपने संधि। ठीक है, संधि में जो अपने टॉपिक चल रहा था वो व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पढ़ रहे थे अपन, और व्यंजन संधि में अपने अनुनासिक संधि हो गई। आज की जो संधि है उसका नाम है अनुस्वार संधि। क्या नाम है? देखिए, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अब देखो, बात करते हैं अनुस्वार की। जब बात करेंगे अनुस्वार की तो सबसे पहले नियम है एक, मैं का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, मैं का अनुस्वार कब होगा? कैसे मैं तक कोई व्यंजन आए, कैसे मैं तक कोई व्यंजन आए, और इस कैसे पहले अगर मैं है तब इस मैं का अनुस्वार होगा। तब मैं का अनुस्वार हो जाएगा। अब देखो, मैं का अनुस्वार कैसे होता है? मैंने लगा दिया जैसे ये मैं, ठीक है, मैं लगा दिया। कैसे लेके मैं तक का कोई भी वर्ण है, जैसे मैंने लिख दिया कै, खे, कै, ठीक है, च, ज, झ और ये ट, ठ, ड, और न। ठीक है, ऐसे त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। तो मैं के बाद में कैसे लेके मैं तक कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो इस मैं का अनुस्वार हो जाता है। हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। हाँ, अनुस्वार हो जाता है मैं का। ठीक है, अनुस्वार ही नहीं होगा। आप देखिए कि इसमें यहां से लेके और ये देखो, ये है पंचम वर्ण। क्या है? ये सब पंचम वर्ण भी है। ठीक है, तो मैं का अनुस्वार ही नहीं होता है, इस मैं का पंचम वर्ण भी हो सकता है। पंचम वर्ण भी हो सकता है। ठीक है, एक बार देखिए, ये है ठीक है। अरे हाँ, मुझे पता है आपके समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा लेकिन। ठीक है, आप समझ में आ गया? बोलना नहीं है, बस केवल देखना है। अब देखो, ये सुंदर कब लगेगी? ये है मुखड़ा। ये क्या है भाई? ये मुखड़ा है। ये है मैं का मतलब मुखड़ा। और मुखड़े पे क्या चमकेगी? मुखड़े पे बिंदिया चमकेगी, और बिंदिया चमकेगी तो हीरोइन लगेगी, है ना? कि बिंदिया चमकेगी ही, है ना, और मुखड़े पे चमकेगी, तो बिंदिया चमक रही है। आप केवल चुपचाप देखने का काम करें, समझ में नहीं आए तो बोलना नहीं बोलना। ठीक है, तो देखो, मुखड़े पे समझने की कोशिश करो। मुखड़े पे क्या चमक रही है? मुखड़े पे बिंदिया चमक रही है ना? तो इसका मतलब यह है
कि जो मैं है उस मैं का अनुस्वार हो जाएगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं और आप ये भी ध्यान लगा सकते हैं, अनुस्वार शब्द की जगह आप एक शब्द याद रख लो, मनुस्वार। क्या याद रख लोगे आप? हाँ, मनुस्वार हो गया। क्या हो गया? मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? देखो कैसे होता है। मैं कहूं कि सम प्लस कल्प, ठीक है, तो ये हो गया आपके अनुस्वार। देखो संकल्प क्या हो गया है? इस मैं का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? जरूरी नहीं आप अनुस्वार भी करो, आप ये भी कर सकते हो। देखो ये स, ये अंग, ये क, ये ल और ये प, मतलब इस संकल्प की जगह ये संकल्प भी लिखा जा सकता है। मतलब पांचवा वर्ण है और पांचवा वर्ण है तो फिर क्या होगा? पांचवा वर्ण है तो फिर अनुस्वार तो होगा ही होगा, है ना। तो ये पांचवा, मैं के बाद में देखो ये मैं है, मैं के बाद में आप देखिए क वर्ण है, मैं के बाद में यदि क वर्ण है तो इस मैं का क्या हो जाएगा? इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा। या फिर क वर्ण है और क वाली पंक्ति का पांचवा वर्ण अंग होता है। क वाली पंक्ति का पांचवा वर्ण क्या होता है? अंग होता है। इसीलिए ये पंचम वर्ण क्या हो गया? ये अंग हो गया। क ख ग अंग, अंग खाली, तो ये अंग है। शुरू में नहीं आता, बीच में आता है। कहां पे आता है? ये बीच में, तो ये अंग हो गया। तो सम प्लस कल्प संकल्प। आप इसकी जगह आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, स, ये अंग, ये क, ये ल और ये प, संकल्प। क्या हो गया? ये संकल्प हो गया है, ठीक है ना। तो ये संकल्प और वो संकल्प तीनों ही सही है, लेकिन वर्तमान दृष्टि में सर्वाधिक सही कौन सा माना जाता है? हाँ, संकल्प ये वाला। क्यों? क्योंकि कंप्यूटरीय जमाना है और अनुस्वार लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और साथ में देखने वाली बात यह भी है कि क्या होगा, एक तो हम पांचवा वर्ण सोचेंगे और ढूंढेंगे, कंप्यूटर में ढूंढना भी तो पड़ेगा उसको, है कि नहीं है। और उसके बजाय केवल अनुस्वार लगाना हो तो वो ज्यादा आसान रहता है। इसलिए वर्तमान में, किसी जमाने में ये सही था और आज की स्थितियों में वो ज्यादा सही है। एनसीईआरटी वाली जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स में आपको इसी प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे। आजकल पंचम वर्णों का प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए, ये है सम और ये है जय। क्या हो गया भाई? संजय हो गया। क्या हो गया? मैं इस संजय को इस प्रकार से लिख सकता हूं स, य, जय और ये संजय। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि इनके पांचवा है तो मैं के बाद वाले वर्ण के अनुसार उस वर्ग का पांचवा वर्ण कर देंगे। अब जिनके पांचवा नहीं होता वहां केवल अनुस्वार ही होता है। यह लव्य है, शेष है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ और जो ऊष्म व्यंजन है उनमें केवल और केवल अनुस्वार ही होगा। क्या होगा? अनुस्वार ही होगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहां पर पांचवा वर्ण होगा वहां पर अनुस्वार भी हो जाएगा और हम पंचम वर्ण भी कर सकते हैं, और जहां पांचवा वर्ण नहीं है वहां पर केवल अनुस्वार ही होगा। मतलब मैं के साथ में ये लव शेष है अगर आते हैं तो केवल अनुस्वार ही होगा, और यदि मैं के बाद में कोई पंचम वर्ण चल रहा है या कैसे लेके मैं तक का कोई वर्ण चल रहा है तो फिर क्या होगा? तब अनुस्वार ही होगा। क्या होगा? अनुस्वार ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके। इसके बाद में और देखिए, ट, ठ, ड, ढ और न वाला देखते हैं। खम प्लस ड, तो आप देख सकते हो कि खंड ऐसे भी लिख सकते हो और ये खंड आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो खंड ऐसे भी लिखा जा सकता है और खंड ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूं कि सम प्लस तान क्या हो जाएगा भाई? आप संतान ऐसे भी लिख सकते हो और आप संतान ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो
ये बात है, ठीक है। तो आप संतान ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, मैं का अनुस्वार भी किया जा सकता है और मैं का पंचम वर्ण भी किया जा सकता है, ये पंचम वर्ण भी हो गया है, ठीक है। तो ऐसे मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार के बिंदिया चमकेगी और कहा मुखड़े पे चमकेगी, मतलब मैं का अनुस्वार होगा, मैं का क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये हो गया आपके सम और इधर मैंने कर दिया पन्न, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके स मैं पन्न, क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, है ना। तो ये भी किया जा सकता है और ये सम और ये पन्न भी किया जा सकता है। गुरुजी क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, संपन्न, है ना, संपन्न। तो ध्यान रखो अगर एक जैसे दो व्यंजन वर्ण एक साथ आते हैं तब अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे बात समझ में, सर्वाधिक सही ये माना जाएगा वर्तमान स्थितियों के अनुसार। तो हमने क्या देखा, मैं का क्या हो गया है, मैं का अनुस्वार हो गया है, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे, आप बनाओगे, ठीक है, इनके आधार पे बनाओगे आप। देखो बिंदिया चमक रही है, प्रॉपर चमक रही है, मुखड़ा चमक रहा है, चलो ठीक है। अब देखिए आप बनाओगे, कोई बात नहीं, ये लो, टेंशन मत लो, ये हो जाएगी आपके संख्या। बताओ क्या संधि विच्छेद करूं मैं इसका, सम प्लस क्या, है ना। तो सम प्लस क्या, संख्या। क्या मैं संख्या को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, ये स और ये अंग और ये क्या, संख्या। तो सम प्लस क्या क्या हो गया, संख्या हो गया है। चलो और देखो, देखें ये मैंने लिखा सम प्लस गम, बताओ क्या हो जाएगा, संगम। बताओ कौन सी संधि चल रही है, अनुस्वार संधि चल रही है, कौन सी चल रही है, संगम हो गया। इस संगम को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ऐसे लगा करके लिख सकता हूं, ये स, ये ग और ये मैं, क्या हो गया भाई, संगम हो गया, हो गया। चलो साहब इसी प्रकार से सम प्लस घर्ष क्या हो जाएगा भाई, संघर्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो गया है, ये हाँ इसको हम हटा सकते हैं, हाँ संघर्ष। और हम संघर्ष को ऐसे संघर्ष ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, मैं का अनुस्वार होता है, इस मैं का हुआ ना अनुस्वार हो गया, या फिर पंचम वर्ण भी हो जाता है, क्या हो जाता है, पंचम वर्ण भी हो जाता है, ठीक है। हाँ और इसी प्रकार से देखो मैंने शब्द लिखा किम और इधर लिख दिया मैंने चित, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके किंचित, क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। इस किंचित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ची और तय। यही क्यों हुआ, यही जो है वो इसलिए हुआ है, यही केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि कि ये ची और तय किंचित, ठीक है। तो यह क्यों हुआ, क्योंकि चय वर्ण है और चय वाली पंक्ति का पांचवा वर्ण क्या होता है, यही होता है। इस प्रकार से क्या हो गया है, इस प्रकार से किंचित हो गया, ओके। चलो तो एक बार जो है आप इस अनुस्वार संधि को लिख लो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ये नीचे हो गया है, और आजा भैया, अरे बिल्कुल
अरे मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है ना। इधर देखो आराम से। ठीक है, लिख लो। लिखा हाल तक टाबर है ना, लिखिए और बिना किसी आवाज के ना। चित्र मारने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए है कि देखो मुखड़े पे बिंदिया है, बिंदिया मतलब अनुस्वार है, मुखड़ा मतलब मैं का अनुस्वार होता है। ठीक है, हाँ। लिखो अनुस्वार संधि की थ्योरी लिख लो। यदि मैं वर्ण के बाद क से लेकर मैं तक के कोई वर्ण आए, कैसे लेकर मैं तक के कोई वर्ण आए, तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं तक का कोई वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, या मैं के बाद वाले वर्ण के वर्ग, मैं के बाद वाले वर्ण के वर्ग के अनुसार पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। या तो मैं का अनुस्वार होगा या फिर मैं का पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, लिख लो एक बार, इनको लिख लो। सम प्लस गम संगम, सम प्लस तान संतान। ठीक है, हाँ। तो एक साथ क्यों लिखवा रहे हो? मैं ऐसा करता हूं ना कि इनको थोड़ा बड़ा कर दूं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना। अब ठीक है, अब दिख जाएगा। और देखो ऐसा है कि क्या करना है ये सब हमें पता है। समझ लिया, जो आदमी एंड्रॉयड मोबाइल आज 8 साल से चला रहा है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप केवल अपना ध्यान रखो और बस लिखने में ध्यान रखो। अनाड़ी आदमी थोड़ी आए हैं जो सीखना पड़ेगा ज्यादा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चीज वही है, मार्कर वहां से नहीं उठा के यहां से उठाना है। बस पन्ना पलटना, ऊपर नीचे करते रहो बस। रोज तो दिखता था, आज क्या हुआ? तो सामने तो खड़ा होना ही पड़ेगा लिखने के लिए। तो अरे तो भाई ज्यादा लंबा भी हाथ नहीं होता कि यहां से हाथ वहां लगाऊंगा, है ना। चलो लिखो तुम लोग अभी। हाँ, थोड़े से एडजस्ट तुम्हें होना पड़ेगा। ठीक है,
लिख लिए? कोई बात नहीं, जितना लिखा उतना ठीक है। और अरे वो सब मुझे आता है, लिखो। चलो अब बात करते हैं हम अगली संधि का नाम है आगम व्यंजन संधि। आगम व्यंजन संधि। आगम व्यंजन संधि, ठीक है। बात नहीं, केवल चुपचाप लिखने का काम करो, है ना। देखो आगम व्यंजन संधि में क्या होता है, किसी नए वर्ण का आ जाना। संधि करने पर किसी नए वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है, आगम, है ना। मतलब संधि करने से पहले तो नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने संधि की और कोई नया वर्ण आ गया, वो क्या कहलाएगा, हाँ। मतलब संधि करने पर किसी नए वर्ण का आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, है ना। तो किसी नए वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है, आगम व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है ना। आगम का मतलब है नए वर्ण का आना, नए वर्ण का आ जाना क्या कहलाएगा, आगम व्यंजन संधि कहलाएगा। अब देखिए कैसे आता है। देखो इधर कोई स्वर है और स्वर के बाद में अगर छह है या छह से युक्त कोई भी शब्द है, तब इन दोनों के मध्य में च का आगम होगा। किसका आगम होगा, च का आगम। तो हम क्या देख रहे हैं, च का आगम, ठीक है। स्वर के बाद में अगर छ हो तो किसका आगमन होता है, च का आगमन होता है। इसे कहते हैं आगम व्यंजन संधि। पहला नाम दे सकते हैं च का आगम। किसका आगम है भाई, च का आगम। सबसे पहले च आ रहा है, ठीक है। कैसे, ऊपर वाला लिख लिया था, हाँ, च का आगम। अब देखो कोई भी स्वर होगा, जैसे मैंने लिखा, जैसे हाँ च का आगम, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया यहां पे पद और इधर लगा दिया मैंने छेद, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का। और शब्द क्या बन जाएगा, पदच्छेद। पद प्लस छेद क्या हो गया, पदच्छेद हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए वी, वी में मैंने शब्द जोड़ा छेद। अब आप जानते हैं वी और छ के बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का आगम क्यों हुआ, क्योंकि वी का जब टुकड़ा करें तो वह पहले आएगा और ई बाद में आएगा, और ई के बाद में हम इधर चले तो पहले क्या है, पहले छ है, ठीक है। तो ई स्वर के बाद में छक्का है, और जब छक्का हो तो हम क्या लगाते हैं, तब हम चौका लगाते हैं। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन गया विच्छेद हो गया। ऐसे विच्छेद बना है, ठीक है। और देखो ये है प्र और इधर लगा दिया मैंने छन्न, बताओ क्या बन जाएगा, प्रछन्न।
प्रच्छन्न। तो किसका आगम हो गया? च का आगम हो गया, है ना। इसी प्रकार से देखिए वी प्लस छिन्न शब्द क्या बन जाएगा? विच्छिन्न बन जाएगा। ये देखिए शब्द क्या बन गया है? विच्छिन्न बन गया है। तो वी प्लस चिन्ह विच्छिन्न, है ना। प्र प्लस छन्न प्रच्छन्न। इसी प्रकार से ये है आ, और इधर मैंने लगा दिया आपके छादन। शब्द क्या बन गया? आच्छादन बन जाएगा। ये हो गया आच्छादन, ठीक है। रद, रद का मतलब होता है दांत। रद का मतलब क्या होता है भाई? दांत। और दांत में अगर छेद है तो वो छेद। रद प्लस छद, रद का छेद शब्द बनता है रदच्छद। क्या बनता है? रदच्छद। इसी प्रकार से शिव प्लस छाया, शिव प्लस छाया। अब आप जानते हो कि वह में है मौजूद है, ए के बाद छक्का तो क्या लगाएंगे? तो शब्द क्या बन जाएगा? शिव छाया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है शिव छाया। इसी प्रकार से आ और छादन वाला भी जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। लिख लीजिए एक बार। यह हुआ आगम व्यंजन संधि। कोई बात नहीं, तुम समझ जाना भी यहां हाथ था। ठीक है, लिख लो। कोई बात नहीं, लाइट चली गई, क्यों टेंशन ले रहे हो? रिवीजन कर लेंगे। लिख लिया सभी ने? आगम व्यंजन संधि, संधि करने पर नए वर्ण का आ जाना, ये हेडिंग हो गई और ये परिभाषा हो गई है। सबसे पहले च का आगमन नंबर 1, ठीक है। तुम लोग बोलो मत, वहां आवाजें जाती है फिर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कितना बाकी रहा होगा। इतने टाइम में अगर इतना नहीं लिखा तो फिर कैसे लिखोगे? बस लिखने का ध्यान रखो तुम लोग। अब इसके बाद में जैसे बात चल रही है अपने
आगम व्यंजन संधि की, तो हमने क्या देखा कि च का आगम हुआ है। जैसे च का आगम होता है उसी प्रकार से श का आगम भी होता है। अब पढ़ेंगे हम श का आगम, मतलब पहले नहीं था लेकिन संधि की तो आया। ठीक है, श का आगम, श का आगम। पहले हमने देखा च का आगम आया, ये देखो ये च है, इधर च है, इधर भी च है, इधर भी च है, इधर भी च। कब आया? जब प्र में अ स्वर है, वी में ई स्वर है, आ स्वयं स्वर है, द में अ स्वर है और शिव में भी अ स्वर है। अ स्वर के बाद या ई स्वर, कोई भी स्वर है, स्वर के बाद अगर छ हो तो हम क्या लगा देंगे? चौका। जैसे ही छक्का दिख जाए आपको क्या लगाना है? चौका लगाना है। ठीक है, जैसे दिखे छक्का क्या लगा दो? चौका। अब बात करते हैं श का आगम। ठीक है, यदि परि उपसर्ग के बाद, किसके बाद में? परि उपसर्ग। परि उपसर्ग के बाद, ठीक है, यदि परि उपसर्ग के बाद कृत, कार्य, करण, कर्ता और कृति, कृत, कार्य, करण, कर्ता और कृति, मतलब कहने का अभिप्राय यह है करना अर्थ वाले। कौन से अर्थ वाले? इन सब का तात्पर्य कहीं न कहीं करना निकलता है, तो करना अर्थ वाले शब्द आए तो परि उपसर्ग और इन शब्दों के बीच में श का आगम होता है, तो इनके मध्य श का आगम होता है। किसका आगम होता है? श का आगम होता है। अब देखिए कैसे होगा, जैसे ये ऊपर वाले लिख लिए, हाँ तसल्ली रखो। तुम्हें कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जब होएगा हमें दिखेगा, दिखेगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हाँ। पता नहीं क्या आदत पड़ी हुई इनकी। श का आगम, ठीक है, श का आगम में क्या हुआ है? यदि परि उपसर्ग के बाद में कृत, कार, करण, कर्ता, कृति अगर आ जाए तो किसका आगमन होता है? श का आगम होता है। किसका आगम होता है? श का आगम होता है। अच्छा, वो अब देखो कैसे, मैंने उपसर्ग लिखा परि, है ना, परि, परि, परि और परि। ठीक है, और इधर लगाया मैंने कार, करण, कर्ता, कृति। कार, करण, कर्ता, कृति और कृत। ठीक है, परि प्लस कार क्या होगा? परिष्कार। तो ये देखिए इस प्रकार से परिष्कार शब्द का निर्माण हुआ है, और परि उपसर्ग और कार के मध्य किसका आगमन हो गया? श का आगमन हो गया है। इसी प्रकार से शब्द क्या बन गया? परिष्करण बन गया है। और क्या हुआ? परिष्कर्ता हो गया है। क्या हो गया है? परिष्कर्ता। इसी प्रकार से परिष्कृति हो गया है और ये परिष्कृत हो गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा है कि श का आगमन हो गया है। किसका आगमन हो गया है?
क्या शय आपको यहां दिखाई दे रहा है? लेकिन जैसे ही हमने संधि की तो इन सब के बीच में किसका आगमन हो गया? बस यही हुआ शय का आगम संधि। ठीक है, तो किसी नए वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है? पहले हमने देखा कि च का आगम हुआ और उसके बाद में हमने क्या देखा है? श का आगमन हो गया है। लिख लो एक बार इसको भी। देख लिया सभी ने? तो देखो, पहले तो हमने देखा किसका आगम? च का। उसके बाद में देखा श का। ये जो श है वो मूर्धन्य श होता है। कौन सा होता है? मूर्धन्य श होता है। चलो, अब इसके बाद में स का आगम। स का का आगम। किसका आगम? वही बात है। देखिए, सम उपसर्ग होगा। पहले परिउपसर्ग था, अब है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग के बाद वही शब्द है कृत कार्य कृत कार्य करण कर्ता और कृति, है ना? कृत्य कार्य करण कर्ता कृति। कौन से अर्थ वाले हैं ये? करना अर्थ वाले। ठीक है, अगर आ जाए, ठीक है, तब इस मैं का तो अभी पढ़ा था हमने, अनुस्वार। हाँ, मैं का अनुस्वार होगा। ठीक है,
और क्या होगा? तथा स का आगम होता है। स का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। सम 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 और सम। कृत कार्य करण कर्ता और कृति। अब देखिए जो शब्द बन के आएंगे वो कौन से होंगे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो संस्कृत, देखो मैं का सब जगह अनुस्वार हो जाएगा। संग 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 संग, ठीक है। इसी प्रकार से स का आगम होगा से 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 और से, ठीक है। और बाकी शब्द जोड़ लो। कार शब्द क्या बन गया? करण जोड़ा तो क्या हो जाएगा भाई? संस्करण हो जाएगा। और कर्ता जोड़ा तो संस्कर्ता, और कृति जोड़ा तो संस्कृति हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि स का आगम हुआ है। स पहले नहीं था तो स का क्या हो गया है? आगम। ये जो स है वो वर्ड से स है। कौन सा स है? वर्ड से। ये हिंदी की नई खोज है, वर्ड से। वर्ड से का मतलब होता है मसूढ़ा, ठीक है। हाँ, जब स बोलते हैं स तो मसूड़े का जो भाग है वर्ड से भाग, मुंह के अंदर हम देखते हैं कि दांतों के पीछे एक झल्लर नुमा भाग बना हुआ है। इस प्रकार से एक झालरी बनी हुई है अपने दांतों के अंदर। बनी हुई है कि नहीं हुई है? देखें, बनी हुई है ना दांतों के पीछे, ठीक है। वो जो भाग है इसी भाग को क्या कहा जाता है? इसी को वर्ड से कहा जाता है। और जब हम स का उच्चारण करते हैं तो ये भाग काम में आता है और नीचे के दांत भी काम में आता है ना। तो हालांकि इसे पाणिनि तो जो है पाणिनि ने जो है दंत्य वर्ण कहा है, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उन्होंने नहीं, और उन्होंने इसको क्या कहा है? वर्ड से कहा है। ये वर्ड से भी है और दंत्य भी है। वर्तमान में ज्यादा क्या है? वर्ड से, क्योंकि मसूड़ा इसमें काम में आता है, ठीक है। से क्या होता है? ल ल ल जब बोलते हैं तो जीवा स्पर्श करती है, 100% स्पर्श करती है। कहां पे? वर्ड से पे। तो ल जो है, ल जो है वो पूरी तरह से ल जो है वो पूरी तरह से बात चल रही थी वर्ड से की। तो जो ल है वो तो पूरी तरह से 100% वर्ड से ही है, क्योंकि ल में कहीं पर भी दांत का प्रयोग नहीं होता। हालांकि पाणिनि ने कहा ऋतु लसानाम दंतः, ली ल और तय ये सब दांत से बोले जाते हैं, लेकिन जब ल बोलते हैं तो ल में दांतों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। ल ल लहर 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 लहर, तो ल और र ये 100%, ल और र दोनों ही 100% वर्ड से हैं। बाकी तो न र और ज ये भी होता है जमीर, है ना। तो हमने क्या देखा? स का आगमन हो गया। और इससे पहले जो था, है ना, इससे जो पहले था वो जो है षटकोण वाला स था, है ना। इसे मूर्धन्य श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य श कहा जाता है, ठीक है। तो ये मूर्धन्य स है। और मूर्धा क्या है? ये जो वर्ड से भाग है उससे भी पीछे जो ढालुनुमा भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है, ठीक है। टा ठा डा ढा ये जहां से बोले जा रहे हैं वो भाग क्या है? मूर्धा। और वहीं से ये षटकोण बोला जाता है। यह है षटकोण और यह है सड़क स। श और स दोनों के उच्चारण में पर्याप्त अंतर है। चलो एक बार लिख लो आप इसको।
ठीक है। स का आगम, किसका आगम है? स का आगम, लिख लो। बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।